हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग विद योगेश सर, वेयर सक्सेस बिगिंस। आप सबको पता है हमने आईबीपीएस क्लर्क के लिए यहाँ पर 10 सेट्स किए थे। जिन 10 सेट्स का आपको काफी फायदा हुआ, आप सबके मुझे मैसेज भी आए कि सर हाँ हमें काफी फायदा हुआ। और मैक्सिमम बच्चों के जो अटेम्प्ट्स थे वो 30 प्लस रहे, जिनके भी मेरे पास मैसेज आए, और या फिर जिन्होंने पूरी 10 की 10 वीडियोस देखी थी, मतलब हमारी वो पूरी सीरीज जिसने भी फॉलो की थी उसके 30 प्लस मार्क्स हमेशा के लिए बन जाएंगे अब आईबीपीएस क्लर्क में, क्योंकि एक ही बार एग्जाम हुआ भी तो उसमें 30 प्लस बन गए। इट मीन कि आप शो कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने एक बार 30 प्लस मार्क्स गेन किए हैं रीजनिंग सेक्शन के अंदर, तो उस चीज का आपको फायदा हुआ। तो उसी चीज को सोचते हुए, और काफी बच्चों की डिमांड भी थी कि सर एक बार आरआरबी के लिए भी ऐसी कोई सीरीज प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, तो आज से हम आरआरबी के लिए सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम अपने 40 क्वेश्चंस देखेंगे कि एक सेट कैसा आपके पास आ सकता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अभी आज के लिए मैं आरआरबी क्लर्क को यहाँ पर रख रहा हूँ, आप आगे के लिए बताना कि सर आरआरबी क्लर्क को कंटिन्यू रखना चाहें या आरआरबी पीओ, क्योंकि मेरा जो प्लान है वो ऐसे है कि 5 या 7 सेट हम आरआरबी क्लर्क के करें पहले, और फिर उसके बाद आरआरबी पीओ के कुछ सेट करें, कि जिससे कि हमारा जो लेवल है वो हमें समझ में आ जाए कि इस तरीके से हमें लेवल को अपना अप करना है और थोड़ा सा बढ़ाते रहना है। ठीक है। बाकी आपको आरआरबी की एक वीडियो मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हमने आरआरबी के बारे में डिस्कस किया है कि आरआरबी क्या होता है और क्या क्या चीजें आरआरबी के लिए आपको इंपॉर्टेंट है जाननी, वो सब आप उस वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं। तो चलिए आज यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आरआरबी के अंदर हमारे पास एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफी चीजें ईजी होंगी जो आप भी करोगे, और पजल्स कैसे अप्रोच करनी है या सिटिंग अरेंजमेंट कैसे अप्रोच करना है वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमारे पास पहले 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें पहले हमारे पास पजल है जो कि है हमारे पास फ्लोर बेस्ड पजल। तो फ्लोर बेस्ड पजल आप सबको पता ही है कि कैसे आप करते हो, राइट। सो यहाँ पे बताया गया कि 7 स्टोरी बिल्डिंग है वेयर द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। तो सबसे ऊपर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। और हाँ, एक चीज का और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि लास्ट टाइम क्या हुआ कि हमने जो क्लासेस की उसकी आपको पीडीएफ या पीपीटी नहीं मिल पाई, तो इस बार आपको जिस दिन क्लास हुआ करेगी आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे यूट्यूब चैनल पर है, लिंक आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से आपको पीडीएफ भी पूरी के पूरे जो 40 क्वेश्चन हुआ करेंगे या जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे वो सारे आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे क्लास के बाद। ठीक है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको अपनी दोबारा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम मिनिमम हमें 2 कंडीशंस बनानी ही है। चलिए, तो ये शुरू करते हैं। So, पहली लाइन हमारे पास है वन ऑफ द एंड सो टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज 7, ओनली वन पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लोर, पी लिव्स ऑन एन इवन नंबर। पी जो है वो एक इवन नंबर फ्लोर पे है, ठीक है। तो 2, 4 या 6 पे कहीं पे भी हो सकता है। तो पी या तो 2 पे है या 4 पे है या 6 पे। 3 कंडीशन है, कोई बड़ी बात नहीं है बनाना, तो हम बना के रखेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, 3 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड क्यू। तो 1, 2, 3 और यहाँ पर क्यू आ जाएगा। 1, 2, 3 नहीं आ सकता, 1, 2, 3 क्यू नहीं आ सकता, हटाओ। 1, 2, 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू। तो पी और क्यू के बीच में अपने पास, मैं यहाँ पे हो जाता हूँ थोड़ा, आपको दिख जाएगा इधर। ठीक है, तो पी और क्यू के बीच में 3 है। टी लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू। तो टी जो है वो बिल्कुल क्यू के ऊपर रहता है। तो टी लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू, राइट। कुछ इस तरीके से एज मेनी पर्सन लिव बिलो टी एज अबव एस। तो टी के नीचे सारे रहते हैं तो एस के ऊपर सारे रहेंगे, टी के नीचे 2 रहते हैं तो एस के ऊपर भी 2 रहेंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पर कंसेप्ट है। ओनली वन पर्सन कहा गया ये था, ठीक है। ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन एस एंड बी। तो एस और बी के बीच में एक है, यहाँ पे देखो नीचे के लिए कोई जगह नहीं है, तो पी के जस्ट ऊपर एस और बी के बीच में एक पर्सन है। इट मीन देखो टी वाली जगह पे नहीं आ सकता, इसका मतलब है कि बी टॉप मोस्ट हो जाएगा उस कंडीशन। आर लिव्स बिलो यू। तो यू के कहीं नीचे आर रहता है, ये इन्होंने कह दिया। तो आर लिव्स बिलो यू, इट मीन की कुछ ऐसे यू के नीचे कहीं आर रहेगा। ठीक है, तो देखो चीजें डायरेक्ट बनती हुई चली जाएंगी, लेकिन आपको बस समझना है कि आपको करना क्या है वहां पे। ठीक है, चलो। यू हु डज नॉट लिव ऑन द ऑड नंबर फ्लो। तो यू जो है वो ऑड नंबर पे नहीं है, तो यहाँ पे देखो 5 पे है, यू जो है वो 5th पे है। इट मीन्स कि ये वाली कंडीशन हमारी गलत, और जो हम आंसर्स करेंगे वो इसके बेसिस पे कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को देख लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज पी लिव। तो पी किस फ्लोर पे है, हमारे पास 6th फ्लोर पे है। सो ऑप्शन नंबर बी, 6th फ्लोर इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is true with respect to the final arrangement? B lives on 3rd floor. No. U lives immediately below T. U lives immediately above T है।
एज लिव्स 2 फ्लोर बिलो पी एज नो इमीडिएटली बिलो है, क्यू लिव्स इमीडिएटली अबव आर, यस इट इज ट्रू, क्यू लिव्स इमीडिएटली अबव आर, क्यू के जस्ट ऊपर कौन है, आर है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे और आपको ये अप्रोच करने हैं, बाकी आप कर ही लोगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन 5th फ्लोर, तो 5th फ्लोर पे कौन है हमारे पास, एस है, तो एस हमारा सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी, एस इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन लिव अबव क्यू, क्यू के ऊपर कितने लोग हैं, मतलब क्यू से ऊपर कितने फ्लोर हैं, तो 1 2 3 4 5 फ्लोर जो है वो क्यू के ऊपर हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। सो ऑप्शन नंबर डी 5 इज द करेक्ट आंसर। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, तो इसमें क्या होगा, कुछ इवन पे होंगे या फिर ऑड वाला होगा। तो वी टी एस आर पी चेक कर लेते हैं, वी टी एस आर पी, तो सब ऑड पे हैं पी को छोड़ के, तो पी जो है वो 6 पे है, बी को देखोगे आप 7 ऑड, 5 पे एस ऑड, टी 3 पे ऑड, आर 1 पे ऑड, पी जो है वो एक इवन नंबर फ्लोर पे है। इट मींस कि जो पी होगा वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा और पी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर आया है क्वेश्चन कि क्या है यहाँ पर, ABCDE bought a thing one after another on different occasion. It is assumed that no person bought a thing other than the given persons. ठीक है, 3 persons bought thing between F and B who bought after. ठीक है, देखो 6 लोगों की बात है, नहीं 7 लोग, तो आपको पता ही नहीं कौन क्या कब खरीद रहा है। ठीक है, ना ही कोई डेज की है, बस ये पता है कि किसने पहले खरीदा, किसने उसके बाद, उसके बाद उसके। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि आप यहाँ पर 7 लोगों के लिए बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको नहीं पता किसने कब खरीदा, किसने पहले किसने बाद में, तो वो आपको पता नहीं। मंडे ट्यूसडे हो सकता था, हो सकता है डे बेस पे भी इस पजल को लेके चले जाते, तो वहां पर मंडे ट्यूसडे बता दिया जाता कि किसने मंडे को लिया, किसने ट्यूसडे को लिया। बट यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से 7 नंबर्स लिख सकते हैं एंड देन उसके बाद हम जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहली लाइन यहाँ पर पढ़ते हैं, 3 persons bought a thing between F and B, F और B के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, हु बॉट आफ्टर एफ, जिसने एफ के बाद खरीदा। तो कुछ इस तरीके से देखो, ये हो सकता है कि एफ ने पहले खरीदा हो, सबसे पहले खरीदा, ऐसा मान लेते हैं 1 2 3, बी यहाँ आ सकता है, एफ यहाँ हो, बी यहाँ आ सकता है, एफ यहाँ हो, बी यहाँ आ सकता है। आप यही सोच सकते हो, इसके आगे नहीं सोच सकते। ठीक है, बी हु बॉट आफ्टर एफ, यहाँ तक बात हो गई। ओनली 1 पर्सन बॉट अ थिंग बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में सिर्फ 1 पर्सन है। देखो इस वाले में आप सी यहाँ बना सकते हो, इस वाले में आप सी यहाँ बना सकते हो। इस वाले में 2 कंडीशन है कि आपका सी जो है वो 7th पे भी हो सकता है और 3rd पे भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे बना लो कि बी और सी के बीच में सिर्फ 1 पर्सन का गैप है। आगे बढ़ लेते हैं, ए बॉट अ थिंग इमीडिएटली बिफोर सी, सी के जस्ट पहले, यहाँ लिख लेते हैं सी के जस्ट पहले ए जो है वो कुछ खरीदता है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे। इसमें दोनों जगह हो सकता है, देखो सी यहाँ आएगा तो ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आएगा तो ए यहाँ आ जाएगा, तो अभी भी दोनों कंडीशंस यहाँ पर बनी हुई है, तो इसको नहीं बना सकते। ए बॉट अ थिंग इमीडिएटली बिफोर सी, 2 पर्सन्स बॉट अ थिंग बिटवीन ई एंड ए, अब ई और ए के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2 ई नहीं आ सकता, 1 2 ई नहीं आ सकता, 1 2 ई बन सकता है, 1 2 ई नहीं बन सकता। इट मीन्स कि बीच वाली जो कंडीशन है वो गलत। यहाँ पे अगर हम एक बार ट्राई करें, अगर देखो जैसे यहाँ पे समझो ए छोड़ के यहाँ पे सी हो, सी के बाद यहाँ पर ए हो, अगर यहाँ पर ए बनता है तो कितने परसेंट है, 2, तो 1 2 ई नहीं बन पाएगा कभी भी। इट मीन्स कि सी जो है वो बी के नीचे होना चाहिए, तो सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, 1 2 ई ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ये एकदम से सोचना पड़ेगा डायरेक्टली, यहाँ पे देख लो तीसरी वाली कंडीशन शायद आपको नहीं दिखी होगी, तो आपको डायरेक्टली सोचना पड़ेगा कि यार कैसे बना। ठीक है, वहां पे हमने छोड़ा हुआ था सी की पोजीशन को, बट यहाँ पे हमें जैसी कंडीशन कोई मिली तो हमने यहाँ पर सी को भी बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या लिखा है हमारे पास, ई बॉट अ थिंग इमीडिएटली बिफोर डी, ई जो है वो डी से जस्ट पहले लेता है, तो ई जो है वो डी से जस्ट पहले लेता है, दोनों कंडीशंस में ले सकता है। ठीक है, ओनली 1 पर्सन बॉट अ थिंग बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, तो जी यहाँ पे आ सकता है, जी यहाँ पे आ सकता है, एक ही जगह बचती है। तो यहाँ इस वाली कंडीशन में अगर आप देखते हो दोस्तों, देखो तो इसमें डी और जी के बीच में 3 का गैप बनता है। अब 3 का गैप अगर यहाँ पर बनता है, इट मींस की लास्ट लाइन गलत हो जाएगी कि ओनली 1 पर्सन बॉट अ थिंग बिटवीन डी एंड जी, तो डी और जी के बीच में यहाँ पर 3 लोग हो जाएंगे, तो इस हिसाब से ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत, और आपका ये जो रहेगा वो फाइनल अरेंजमेंट रहने वाला है। राइट, ये आपका रहेगा फाइनल अरेंजमेंट। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि क्या आपका आंसर निकला दोबारा से।
एक बार दोबारा खुद ट्राई करो और फिर देखो कि हाँ मेरा आंसर भी सेम आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस आप कर ही लोगे क्योंकि आपका बन चुका है, और ये क्वेश्चंस भी मेरे हिसाब से आप कर ही सकते हो क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस आईबीपीएस क्लर्क के टाइम में भी काफी किए थे। तो इस क्वेश्चन को रखते हैं हम होमवर्क। ये है आपका होमवर्क, और प्लीज आई रिक्वेस्ट आंसर्स को कमेंट जरूर करना, जिससे कि ये पता चल सके कि कितने बच्चे रेगुलर हैं। क्योंकि देखो आप कमेंट करोगे, आपके कमेंट से ही मुझे समझ में आता है कि आप कितना पढ़ रहे हो या कितने रेगुलर हो आप हमारे साथ। क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे, कंटिन्यू नहीं रहोगे, तो देखो एग्जाम में शायद हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, बट अगर आप रेगुलर हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये प्रॉमिस मेरा है आपसे। ठीक है, तो कमेंट करना जरूर और बताना कि आंसर्स क्या है, और रेगुलर रहोगे ये मैं आपको मतलब प्रॉमिस कर सकता हूँ या श्योरिटी दे सकता हूँ बिल्कुल। अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहोगे आरआरबी के एग्जाम तक, तो आपको रीजनिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए सो ये 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन एंड देन 15th क्वेश्चन, तो ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं और कमेंट करके आंसर आप बता ही देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पजल है हमारे पास कि यहाँ पे पजल है 6 पर्सन हैं, ठीक है, अटेंडिंग द मीटिंग ऑन 2 डिफरेंट डेट्स। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट डेट्स हैं। चलो पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, और देखो क्लर्क लेवल के क्वेश्चन से बहुत इजी होंगे, बस आपको समझना है कि यार करना क्या है। तो 9, 26, 9, 26, 9 और ये 26, छह लोग बनते हैं। महीने कौन से हमारे पास? जनवरी, फेब और मार्च। अब इसमें आपको ये पता है कि 31 वाले 2 महीने हैं, जनवरी और मार्च। तो आप जनवरी और मार्च के यहाँ पर जब आपके पास 31 वाले डेज है, तो इनको थोड़ा सा इंडिकेट करके चलना कि ये 31 वाले हैं। जैसे मेरा क्या है, मैं ऐसे करके लगा लेता हूँ कि ये 31 वाले। ठीक है, उसके बाद जो भी है वो रहेगा जो भी। ओनली 1 person attend the seminar on each date and only 2 persons attend the seminar in each। ठीक है, ये बात तो श्योरिटी है कि 2 महीने मतलब 1 महीने में 2 डेट्स हैं, तो एक एक दिन अगर जाएंगे तो 2 लोग। ठीक है, M attends in the month which has less than 31 days। अब जिसके अंदर 31 से कम है, M ने वहां पे ज्वाइन किया। तो मतलब 2 जगह हो सकती है फैब में, या तो 9th ऑफ फैब या 26th ऑफ फैब, 2 जगह पे आ सकता है। ठीक, 2 जगह पे आपने बना लिया। आगे हम बढ़ते हैं। 2 पर्सन अटेंड बिटवीन M एंड J, M और J के बीच में 2 है, तो 1 2 J। सोचना ही नहीं है ना कुछ, 1 2 J सिंपल बनता जाएगा। देखो क्लर्क लेवल की अगर पजल है तो वो सिंपली बनती चली जाएगी। M एंड J, एज मैनी पर्सन अटेंड आफ्टर J, जितने J के बाद हैं एंड बिफोर O, ठीक है, उतने ही O से पहले रहे होंगे। तो यहाँ पर O, यहाँ पर इसमें J लास्ट में तो O सबसे टॉप पे होगा, उसमें J सबसे टॉप में तो O लास्ट में होगा। ठीक है, एंड बिफोर O 2 पर्सन अटेंड बिटवीन O एंड L, तो 1 2 L, 1 2 L। K अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर L, तो K इमीडिएटली आफ्टर L है, तो L के बाद यहाँ तो नहीं आ पाएगा क्योंकि M बैठा है, तो हटाओ, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचता है? J K L M N O। तो बच्चों ये वाला हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपके जो आंसर्स होंगे वो हम इसके बेसिस पे दे देंगे कि O N M L J K J, ये हमारा क्या है? फाइनल अरेंजमेंट यहाँ पर बनेगा, और फाइनल अरेंजमेंट के बेसिस पे हम यहाँ पर आंसर कर देंगे। तो ठीक है, इसके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। जैसे हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द मीटिंग ऑन 26th Feb, तो कौन है यहाँ पर? L, सो आंसर L। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, तो देखो इसमें क्या हो सकता है, 2 तरीके की चीजें हो सकती है। या तो डेट्स हो सकती हैं सेम, 4 लोगों की डेट सेम, या 4 लोगों का जनवरी और मार्च में हो, एक का किसी का फेब में हो, तो ये भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, आपको क्या क्या समझना है जब डेट और मंथ दोनों की बात है। आप डेट्स को देखो पहले, डेट सेम हो सकती है 4 लोगों की, या फिर मंथ के डेज देखो। मतलब मंथ के डेज से मेरा मतलब है यहाँ पर कि 31 या 30 या 28 29 जो भी होंगे, कि उस महीने में 4 लोग आ रहे हो और एक अलग कोई आ रहा हो। जैसे इसमें NO JKL है, तो NO JKL, तो आप यहाँ पे देखो N और O जनवरी में है, J और K जो है वो मार्च में, तो दोनों 4 लोग कहाँ पे हैं? 31 वाले में। सिर्फ एक L बचता है जो फैब में आता है, इट मींस की फैब एक अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? फैब में जो भी था तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, तो फाइनल अरेंजमेंट जो भी हमारा बना है उसके बेसिस पे कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही है, हमें वो ढूंढना है। तो यहाँ पर है जनवरी 9 को N, जनवरी 9 को N, नहीं हमारे पास तो नहीं है,
26 मार्च के, 26 मार्च को के नहीं है, जे है। 9 फेब एम, यस इट इज ट्रू, 9 फेब को एम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाउ मेनी पर्सन अटेंड द मीटिंग बिफोर के से पहले कितने लोग हैं? के से पहले हमारे पास सारे हैं, जे को छोड़ के, तो 1 2 3 4 लोग हैं जो के से पहले हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। Who among the following person attend immediately before M? M से जस्ट पहले कौन सा नाम लिखा है आपको वो ढूंढना है। तो M से जस्ट पहले हमारी जो फाइनल अरेंजमेंट है उसमें N है, तो हमारा आंसर हो जाएगा N। सो ऑप्शन नंबर ए, N इज द करेक्ट। ठीक है, तो N इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 से 23 हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। हाँ तो वो तो हम करेंगे, आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, 6% सोल्ड डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स। डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स मतलब किसी ने कुछ नंबर ऑफ चॉकलेट्स बेची, किसी ने कुछ, मतलब एक की ज्यादा एक की कम, एक की कम और कम ज्यादा, ये है मतलब हमें कंपैरिजन करना है किसके पास सबसे ज्यादा चॉकलेट, किसके पास सबसे कम चॉकलेट। ठीक है, सो अपने पास सिंपल सी एक बात है कि 1 2 3 4 5 6, यही हम करते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक क्वेश्चन है कि किसके पास कौन सी चीज ज्यादा है, किसके पास कम है, तो हम हमेशा इस चीज में क्या करेंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग कंपैरिजन करना शुरू। ओनली 2% सोल्ड मोर चॉकलेट देन ओ, मतलब ओ से ज्यादा सिर्फ 2 लोगों ने बेची, तो इसका मतलब है कि ओ जो है वो थर्ड पे रहा होगा बेचारा, उससे ज्यादा सिर्फ 2 लोग ही बेच पा रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड पे जो होंगे वही उससे ज्यादा बेचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम सोल्ड मोर देन पी, एम जो है वो पी से ज्यादा बेचता है, एम सोल्ड मोर देन पी। ठीक है, बट नॉट मोर देन के, लेकिन के से ज्यादा नहीं बेचता है, तो इसका मतलब है कि के सोल्ड मोर देन एम, के एम, ये बन गया हमारे पास। बट ये नहीं है इसका मतलब कि के एम पी एक साथ तीनों होंगे कि हम 4 5 6 पे लिखते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है कि के टॉप पे हो, एम और पी लास्ट, तो ये आप नहीं मानोगे। एन सोल्ड मोर देन के, अच्छा एन सोल्ड मोर देन के, ठीक है, तो एक और पर्सन हमें मिल गया, तो ये कंफर्म हो चुका है कि के एम पी लास्ट में हो सकते हैं, एन सेकंड पे या फर्स्ट पे हो सकता है, या ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओ सोल्ड लेस देन सी, ओ जो है वो सी से कम बेचता है, तो इसका मतलब है कि सी या तो यहाँ है या तो सी यहाँ। एक बात को यहाँ पे समझ के देखना कि यहाँ पे इन दोनों में से सी की कोई ना कोई पोजीशन फिक्स है कि सी इन दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा। आपको एकदम से दिमाग में कैसी चीजें लानी है, सी की पोजीशन यहाँ पे फिक्स है, और अगर हम 4 लोगों की बात करें तो देखो सी और के, सॉरी सी और एन, दोनों में से कोई एक को आना पड़ेगा, क्योंकि के एम पी एन से भी छोटे हैं। अब इसमें कहीं पे भी सी आ सकता है, लेट से ऐसा कर लो आप कि एक बार सी को यहाँ मान, तो एक बार एन यहाँ पे भी हो सकता है और एन भी यहाँ पे भी। यही 2 बातें हैं जो फर्स्ट और सेकंड पे आ सकती है कि सी और एन यहाँ पे होंगे, तो इससे ये बात श्योरिटी हो जाती है ना मेरे पास कि के एम पी जो है वो लास्ट में होंगे, तो के एम पी ये लास्ट में होंगे, ये बात पता चल जाती है। बस सी और एन की पोजीशन अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये पता था कि सी और एन फर्स्ट और सेकंड पर ही होंगे, इसलिए हमने वो बनाया, और के एम पी को हम बिल्कुल लास्ट में देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सी हु डज नॉट सेल द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ से हम सी को हटा देंगे, यहाँ से हम एन को हटा देंगे। तो हमारे पास जो पूरा का पूरा जो चार्ट बना वो बना कि सी एन ओ के एन, सबसे ज्यादा सी ने सोल्ड किया और सबसे कम टी ने सोल्ड किया। आगे बोला गया द वन हु सोल्ड द थर्ड लोएस्ट नंबर, थर्ड लोएस्ट मतलब फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट नंबर एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट, सेकंड हाईएस्ट मतलब एन। ठीक है, ये 306 बेचता है और ये 256 मतलब 256 बेचता है, तो ये यहाँ पे हमारे पास पूरा डाटा बन के आ जाता है। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन करने हैं। तो पूछ रहा है व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ चॉकलेट्स सोल्ड बाय ओ, ओ के पास कितनी चॉकलेट्स होंगी जो उसने बेची होंगी। आप ये समझो कि यहां से आप ज्यादा हो, एन ज्यादा पे है, के कम पे है, इसका मतलब 256 और 306 के बीच में जो नंबर रहा होगा वो उसने बेचा होगा, 256 और 306 के बीच में। तो 256 और 306 के बीच में 280 और 290 तीनों दोनों आते हैं, सो इट मींस कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइदर ए और डी, क्योंकि दोनों पॉसिबल हैं। उसका ये नहीं पता, देखो 100% श्योरिटी नहीं है आपको कि 280 होगी या 290 होगी, राइट, क्योंकि अगर ऐसे बोलता है कि उससे 24 ज्यादा बेचता है या 34 ज्यादा बेचता है तो आप निकाल सकते थे, बट यहाँ पे क्या पूछा कि उसके क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो दोनों नंबर्स के बीच में जो भी नंबर लाई करेगा वही आपका वहां पर क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए। If the sum of the number of chocolates sold by C and N, C और N के मिला के अगर 681 है, C और N के अगर मिला के 681 है, शायद यही लिखा था वहां पर 681, तो इसके 375 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ 681 एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय
के एंड पी, के और पी का 496 है, के और पी का 496 है, इट मींस कि इसका 240 माना जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इफ मतलब ये सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है, अगर इसके आगे आपसे पूछा जाए कि पी के पास कितनी चॉकलेट्स है तो आप नहीं बता सकते, आप बस ये बता सकते हो कि 256 से कम हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय सी एंड पी, तो सी और पी का अगर हम सम कर दे तो 415 और 615, तो 615 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी 615 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको एक क्वेश्चन किस तरीके से करने, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी पर्सन सोल्ड मोर चॉकलेट्स देन पी, पी से ज्यादा सबने ही बेची है तो 5 आंसर आ जाएगा, तो 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। How many such pairs of letters are there in the word harmony, each of which has as many letters between them as there in the alphabetical series? तो इसमें आपको बताना है both forward and backward। तो आंसर इसका भी आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर आपका क्या रहा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें हम कर चुके हैं। अगर कोई नया बच्चा अगर हमसे जुड़ता है तो वो प्लीज एक बार कमेंट कर दे कि सर नहीं आया समझ में, तो अगली क्लास में हम इस चीज को डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना कि डाउट्स आपके पास नहीं रहने चाहिए। आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरीके की तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो अगली क्लास में उस क्वेश्चन का भी डिस्कशन जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट कर देना समझ में ना आए जैसे, तो अगली क्लास में उस चीज को दोबारा से डिस्कस जरूर किया जाएगा, या उसके जैसा ही एक रिलेटेड उसके जैसा ही बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन भी लेके आएंगे कि जिससे कि आपको और आसानी हो क्वेश्चन को समझने। ठीक है, चलिए। मीनिंगफुल लेटर आप सबको पता ही है कि मैं तो नहीं बना पाता हूं, तो आपको ही इसका आंसर करना है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर आप लोगों का क्या आया है। ठीक है, चलिए। इफ ऑल द वोवल्स, हाँ ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वोकैब की कमी है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज कमेंट कर देना कि उसका आंसर क्या बन रहा है। इफ ऑल द वोवल्स इन द वर्ड रीबिल्ड आर चेंज टू द प्रीवियस, देखो वो कह रहे हैं कि रीबिल्ड है, जैसे ऑल द वोवल्स कहाँ गया, इफ ऑल द वोवल्स इन द वर्ड आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर, प्रीवियस मतलब पिछले पे, जैसे ये बन जाएगा टी एच, ये तीनों जो है वो प्रीवियस लेटर पे हो जाएंगे। ठीक है, एंड ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, आर का एस बन जाएगा, ठीक है, बी से सी बन जाएगा, एल से अपने पास एम आ जाएगा, डी का अपना ई बन जाएगा। तो ये इस तरीके से हो गया। To the next letter in alphabetical series, then how many letters are repeated from the given word? Repeated from the given word. अब repeated from the given word का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा एक ही मतलब है, देखो कभी भी ये सब शब्द लिखे आए आप कंफ्यूज हो सकते हो। हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटेड फ्रॉम द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड मतलब गिवन वर्ड तो ये था हमारे पास। अब इस वर्ड के कितने ऐसे लेटर्स हैं जो अरेंजमेंट के बाद भी हमें मिल रहे हैं? तो क्या एस था पहले? नहीं था। डी था? यस। सी था पहले? नहीं था, इसको भी हटाओ। टी था पहले? नहीं था। एच था पहले? नहीं था। एम नहीं था। ई था। तो ऐसे हमारे पास दो लेटर हैं जो हमारे पास ओरिजिनल में भी थे और आफ्टर अरेंजमेंट भी थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे देखो परेशान नहीं होना। देन हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटेड फ्रॉम, रिपीटेड का मतलब ये नहीं आप इसमें ढूंढने लगो कि कितने रिपीट हो रहे हैं फाइनल अरेंजमेंट में, कितने रिपीट हो रहे हैं। उन्होंने कहा फ्रॉम द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड से कितने हैं इसमें जो रिपीट हो रहे हैं, तो आपका आंसर उस तरीके से है। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, मतलब मैं क्या ही बताऊंगा इसमें। ठीक है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ दोबारा से कि जो भी वर्ड दोबारा यूज होगा, अगर पहली लाइन में कोई वर्ड यूज हुआ है, दूसरी में भी हुआ है, तीसरी में भी हुआ है, चौथी में भी हुआ है, इट मीन्स कि उसका जो कोड होगा वो भी चारों लाइन में लिखा होगा, तो उसके लिए आप मान सकते हो। जैसे करंट इवेंट्स न्यूज़पेपर डाटा, तो पहली और दूसरी लाइन में इवेंट्स जो है वो कॉमन है, इसका मतलब है कि इनका जो कोड होंगे वो भी कॉमन रहे होंगे। तो चलो ढूंढते हैं इवेंट्स और ये इवेंट्स। ठीक है, और कुछ भी पहली और दूसरी लाइन में कॉमन नहीं है, तो वाई एक्स है क्या? नहीं है। डब्ल्यू ई यस है, तो डब्ल्यू ई जो है वो कोड बन जाएगा हमारा किसका? इवेंट का। करंट न्यूज़पेपर डाटा, ढूंढते हैं कि करंट कहीं पे है या न्यूज़पेपर है या डाटा है, तो करंट को अगर हम देखें तो थर्ड लाइन में मिल रहा है, तो इसको हम सिंबल दे देते हैं डबल लाइन का, इसको भी हम डबल लाइन का सिंबल देंगे क्योंकि करंट दोनों सेम है, इसका मतलब सेम।
तो क्या यस वाई एक्स ही मिल रहा है हमें, तो वाई एक्स एंड वाई एक्स। आईपीजीडी कहीं पे है, यस जीडी है, इसका मतलब न्यूज़पेपर या डाटा में से कुछ है, तो डाटा है हमारे पास, तो डाटा को काट देते हैं ऐसे, और आंसर क्या हो जाएगा डाटा के लिए जीडी। डाटा के लिए क्या कोड हो जाएगा जीडी, तो इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर का कोड क्या हो जाएगा आईपी। ठीक है, ये आपको मिल गया। ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, ओकेजन, देख लो किसको कहाँ पे ढूंढ सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ है, इन्फॉर्मेशन सेकंड और फोर्थ में इन्फॉर्मेशन है, तो क्या कॉमन है वो ढूंढो। तो वाई यू नहीं है, वीजे है, तो वीजे को सर्कल कर देते हैं, वीजे को सर्कल कर देते हैं, इससे ये समझ में आ जाएगा कि किसका कोड कौन सा है। तो हमने यहाँ पर क्या ढूंढा, इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन का कोड हो गया हमारा वीजे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन का कोड हो गया वीजे। ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास सेकंड में है और थर्ड में है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी कोड हम ढूंढ सकते हैं सेकंड और थर्ड में। तो कॉमन क्या है हमारे पास, वाई यू एल एम, एल एम, एल एम को स्क्वायर कर देते हैं, चलो एल एम को स्क्वायर कर देते हैं, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्क्वायर से में चला जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन अगर स्क्वायर में चला गया तो ओकेजन का कोड जो है वो वाई यू हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ओकेजन का जो कोड है वो वाई यू हो जाएगा। तो थर्ड वाली लाइन में इंसिडेंट एंड एपिसोड बचता है, और लास्ट वाली लाइन में नोट एंड वर्ड बचता है, तो उनके लिए इन दोनों में से कोई भी कोड हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे नोट पहले लिखा है तो उसका कोड यूबी होगा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कोड ऑफ नोट, तो आप कहोगे इधर यूबी और एमएक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जाना है। जैसे व्हाट इज द वर्ड फॉर द कोड वी, डब्ल्यू ई के लिए हमारे पास है नहीं, डब्ल्यू ई के लिए हमारे पास इवेंट्स, तो इवेंट्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखो कोर्स मैंने बनाए, उसके मतलब सेम सिंबल लगाए, तो उससे मुझे इजी पड़ रहा है। अगर मैं सेम सिंबल सबको ही दे देता तो फिर से जीरो पे ही आ जाता, तो इसलिए अलग अलग सिंबल्स हम दे सकते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज इन्फॉर्मेशन इंसिडेंट, तो आप वहां से निकाल सकते हो कि इन्फॉर्मेशन का और इंसिडेंट का क्या है। इन्फॉर्मेशन का कोड है वीजे और इंसिडेंट का हमें पता ही नहीं है, तो हम आंसर ही नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, हम आंसर नहीं कर सकते भाई। या तो इधर और में आंसर कर सकते थे, क्योंकि इंसिडेंट के दो कोड्स हो सकते हैं, हमें नहीं पता 100% की कौन सा कोड उसमें से यूज होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे, सी एंड डी, कि हमें नहीं पता। सिंपल सी बात है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इंसिडेंट का जो कोड है वो 100% नहीं पता। इफ डेली नोट इज कोडेड एज ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेली का या नोट का कोड होगा, उसमें से हमारे पास एक कोड आ जाएगा, देन व्हाट इज द वर्ड फॉर द कोड एमएक्स इन द गिवन लैंग्वेज। ठीक है, चलो देखते हैं डेली नोट का, देखते हैं डेली है या नोट है हमारे पास। चलो नोट है हमारे पास, यूबी या एमएक्स। नोट के कोड हो सकता है हमारे पास यूवी या एमएक्स, तो यहाँ पे बना लेते एक बार। तो उस हिसाब से नोट का कोड यूबी माना जाएगा। अगर इसको और उसको कंपेयर करें तो ये कोड हो जाएगा, है ना, और डेली का कोड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा एमएक्स का। देन व्हाट इज द वर्ड फॉर द एमएक्स, तो एमएक्स के लिए क्या होगा, जो बच जाएगा एमएक्स। नोट के लिए तो वर्ड बचता है, देखो यहाँ पर आप चेक करो, तो वर्ड बचता है एमएक्स, तो एमएक्स के लिए हो जाएगा अपने पास, वर्ड के लिए हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर डी वर्ड इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ता है। व्हाट मे बी द कोड फॉर द फ्रेज एपिसोड न्यूज़पेपर, तो आप निकाल सकते हो, एपिसोड होगा न्यूज़पेपर होगा, आप वहां से आंसर कर सकते हो। और इन्होंने पॉसिबल कोड पूछा है, ठीक है, तो पॉसिबल कोड है, इसका मतलब है शायद वहां पर पता ना हो, एपिसोड और न्यूज़पेपर। एपिसोड कहाँ है हमारे पास, एपिसोड है ही नहीं। न्यूज़पेपर का कोड है आईपी, और एपिसोड का कोड वीबी या क्यूडब्ल्यू में से कुछ भी हो सकता है। क्यूबी नहीं, मैं ही भूल गया, यहाँ पे न्यूज़पेपर का कोड था हमारा आईपी, तो आईपी होना चाहिए, आईपी के साथ वीबी या क्यूडब्ल्यू। आईपी 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 है, आईपी एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा। देखो इन्होंने इसमें समझना, व्हाट इज द कोड ऑफ पूछा जाए तो मतलब है कि वो डेफिनेट पूछ रहा है, बट यहाँ पे पूछा गया व्हाट मे बी द कोड, व्हाट मे बी मतलब व्हाट इज द पॉसिबल, पॉसिबिलिटी है क्या, तो पॉसिबिलिटी जिस चीज की है वो वाला आंसर हमारा वहां पे हो जाएगा। तो आईपी तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो न्यूज़पेपर का कोड है, और आईपी किसी और ऑप्शन में है भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से इसको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। सो कोड ऑफ वाई एक्स आप ढूंढ सकते हो। चलो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इन इक्वालिटी। तो इन इक्वालिटी बहुत ही सिंपल आएगी। देखो बी और एक्स के बीच में कंपैरिजन करना है, आपको पता चल रहा है यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, ये आंसर आना चाहिए। देखो बी और एक्स के बीच में कंपैरिजन करोगे, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो तीनों साइन लेस देन इक्वल टू के, इट मींस कि बी और एक्स के बीच में अगर कोई रिलेशन हम निकाल के जाएंगे तो बी इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। इसका मतलब है कि या तो एक्स बड़ा हो सकता है या एक्स बराबर हो सकता है, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है।
तो भाई पहली बात डेफिनेट तो मैं सही नहीं बोल सकता, दूसरी बात भी डेफिनेट सही नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इसके बारे में पता है। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, बट ये नहीं पता ना कि ये वाली होगी, तो डेफिनेट आंसर नहीं कर सकते, इसलिए हम गलत कर देंगे। लेकिन जब दोनों बातें गलत हैं, दोनों के वेरिएबल सेम है, और इसमें हमें एक बात समझ में आती है कि या तो बी छोटा है एक्स से या बी बराबर है, यहाँ पे भी तो दोनों में से कोई एक बात सही होगी, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाता है, ईदर और। तो ईदर और का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, बड़ा ही इजी सा है ये भी। आर और डी के लिए पूछा गया है, तो साइन देखो आर और डी के बीच में क्या हो गए हैं, उल्टे पुल्टे। आर और डी के बीच में जब आप चेक करोगे तो आर और डी के बीच में जो साइन है वो उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। अब जब साइन उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, इट मींस कि आप कोई भी आंसर कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं बता सकते आप। अगर साइन उल्टे पुल्टे हो गए, सीरीज ब्रेक हो गई, तो कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है आपको कुछ नहीं पता चलेगा। एफ और आर के बीच में भी सेम सी बात है, यहाँ पे चेक करो तो एक बार इधर का फेस एक बार इधर का फेस, दोनों बातें कैंसिल आउट कर रही है एक दूसरे को, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू इज ट्रू। तो इस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा नीदर वन और टू। ठीक है, तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताना कि क्या आंसर रहेगा। और 35th मतलब इनइक्वालिटी, मतलब सॉरी सिलॉक्स, तो सिलॉक्स के क्वेश्चन हम करते हैं। ओनली अ फ्यू ट्यूबा इज ओबोन। अब ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम ट्यूबा इज ओबो एंड सम ट्यूबा इज नॉट ओबो। ठीक है, सम लायर इज ओबो। ठीक है, सम के लिए कहा है तो सम इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, दोनों में सेम बात रहती है। ऑल ल्यूट, तो ऑल ल्यूट बोला गया, इसका मतलब है कि अंदर की साइड बनेगा ये ल्यूट। ठीक है, तो ये अंदर जाएगा। अब पूछा गया कंक्लूजन में ऑल ट्यूबा इज ल्यूट, नो। ऑल ट्यूबा इज क्या है, ल्यूट हमें नहीं पता। देखो ट्यूबा या ल्यूट ये बिल्कुल अंदर वाला, तो दोनों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं पता, इसलिए ये वाली बात क्या हो गई गलत। आगे बोल रहा है सम ट्यूबा इज नॉट ओवो, सम ट्यूबा इज नॉट ओवो, यस इट इज ट्रू। इट इज ट्रू, क्योंकि हमें ओनली अ फ्यू वाली बात बोली थी कि ओनली अ फ्यू ट्यूबा इज ओवो, तो इसके साथ साथ ये भी तो हुआ कि सम ट्यूबा इज ओवो प्लस सम ट्यूबा इज नॉट ओवो, तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज में ऑप्शन नंबर ई, ओनली टू फॉलोज। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस चलते हैं। स्टेटमेंट है अगली हमारे पास, एक और सिलॉक्स का क्वेश्चन है हमारे पास। सम हाफ इज नॉट हॉर्न, तो ये सेम सेम जब आ जाए तो लिख लिया करो। सम हाफ मतलब हाफ का कुछ पार्ट ऐसा है जो हॉर्न नहीं। देखो सिमिलर अगर लेटर से स्टार्ट होने वाले इनिशियल्स मिल जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ओनली अ फ्यू हॉर्न, ओनली अ फ्यू हॉर्न इज पाइप। ठीक है, तो सम हॉर्न इज नॉट पाइप, ये भी हम बोलेंगे यहाँ। ओनली पाइप इज सेलो, अब यहाँ पे ओनली पाइप इज सेलो का मतलब होगा ऑल सेलो इज पाइप, इसका ये मतलब है ऑल सेलो इज पाइप। अब ऑल सेलो इज पाइप बनाओगे तो ऑल सेलो इज पाइप का मतलब है कि सेलो अंदर आएगा। एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो सेलो है ये सबके साथ इसका नो का रिलेशन है, किसी के साथ किसी भी तरीके की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेट में इसका हर किसी के साथ नो का रिलेशन बिल्ड होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हाँ ये पूछा गया है नो हाफ इज सेलो, तो हाफ और सेलो, सेलो का किसी से कोई लेना देना नहीं भाई, इसको बिना देखे बिना कुछ सोचे गलत कर। जब सेलो अंदर चला जाएगा, देखो ऑल वाली कंडीशन होती तो चीज अलग थी, यहाँ पे ओनली वाली कंडीशन है, इसलिए ये इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं बन सकता। all pipe can never be horn, all pipe can never be horn, yes it is true, क्योंकि अगर सारे के सारे पाइप हॉर्न बन सकते हैं तो इट मींस कि सेलो भी हॉर्न के अंदर चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका हर किसी के साथ नो का रिलेशन है, इसलिए सेकंड वाली कंडीशन क्या है हमारी ट्रू हो जाएगी। सो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 चेक करते हैं। ओनली अ फ्यू डेस्क्स आर टेबल, ओनली अ फ्यू डेस्क्स आर टेबल, तो कुछ इस तरीके से कि some desks are table and some desks are not table, some tables are chair, some tables are chair, सिंपल बन जाएगा। no chair is a knife, no chair is a knife, तो कोई भी चेयर जो है वो नाइफ नहीं। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बनता है। पहला पूछा गया some tables are knife, तो टेबल यहाँ है नाइफ यहाँ है, हमें नहीं पता। हाँ अगर यहाँ पर ऐसे बोला जाता कि सम टेबल आर नॉट नाइफ, तो वो बात सही हो जाती, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये कभी भी नाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो क्या नाम है चेयर्स, तो चेयर्स कभी भी नाइफ नहीं हो सकते, और ये वाला जो हिस्सा है टेबल और चेयर का कॉमन, तो कॉमन हिस्सा भी कभी भी नाइफ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब बनता कि सम टेबल आर नॉट नाइफ, डेफिनेटली ट्रू हो जाता। ठीक है, चलिए
ऑल डेस्क आर चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, कि क्या सारे के सारे डेस्क चेयर हो सकते हैं? यस इट इज अ पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि देखो डेस्क का और चेयर का हमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं पता, दो लोगों के बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं पता कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो उन दोनों के अंदर पॉसिबिलिटी की बात सही हो जाएगी। तो अगेन सेकंड फॉलोज आ रहा है हमारा, सो ऑप्शन नंबर डी ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। तो इस तरीके से आपको सिलॉक्स को जो है वो यहाँ पर टैकल करना है या अप्रोच करना है। चलिए 38 से 40 तक क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि इसका भी आप एक बार डायग्राम बनाएं और आंसर कमेंट करें कि हाँ सर हमारा ये हो गया था और हमें ये समझ में, मतलब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में ऐसा कुछ है नहीं टफ, तो आप लोग इसको कर ही सकते हो। तो इसके क्वेश्चंस ये रहे, और तीनों क्वेश्चंस के आप कमेंट करके आंसर जरूर बताना, और लास्ट में ये भी जरूर बताना कि हाँ ऐसी क्लासेस आपके लिए और होनी चाहिए, आपको इसका बेनिफिट हो रहा है, क्या क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, या जो करने वाले हैं, जो अगले साल को भी टारगेट कर रहे हैं अगर, तो उनको भी आप ये सलाह दे सकते हो कि इन वीडियोस को देखें, क्योंकि इन वीडियोस से उनको आगे के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है रीजनिंग के अंदर। तो बाकी कमेंट करके बताना कि क्या हमें ऐसी क्लासेस और करनी चाहिए। वैसे तो मैं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमें करना चाहिए या नहीं, या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपने कमेंट करके पूछोगे नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी बात ऐसी है जो आप तक नहीं पहुंच पाई। तो प्लीज कमेंट करते रहना और बताते रहना कि क्या किस पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।